हेलो बच्चों, वेलकम टू राहुल पारी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम लोग अपने अगले कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे। अगला कंसंट्रेशन टर्म हमारा रहेगा मोलेलिटी। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने नॉर्मेलिटी को, मोलेरिटी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। तो बेटा अगली जो अपने कंसंट्रेशन टर्म है वो रहने वाली है मोलेलिटी। अब ये मोलेलिटी क्या होता है? तो जैसे मोलेरिटी के अंदर आपने क्या किया था कि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाता था, राइट? वहां पर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाता था और उस वॉल्यूम में आप लोग नंबर ऑफ मोल को काउंट करते थे। जितने मोल वहां पर होते थे एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने वहां पर चूज किया था 1 लीटर। तो 1 लीटर में जितने मोल होते थे वही वहां पर मोलेरिटी होती थी। उसी तरीके से नॉर्मेलिटी को भी हमने डिफाइन किया था कि 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, वही अपना क्या होगा बेटा, नॉर्मेलिटी होगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मोलेलिटी को डिफाइन करते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को काउंट नहीं किया जाता है, यहाँ पे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को काउंट किया जाता है। देखिए मोलेरिटी में, नॉर्मेलिटी में दोनों के अंदर ही अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ रहा था। लेकिन जो मोलेलिटी होता है वो एक्चुअली में सॉल्वेंट के साथ में कंपैरिजन होता है, ठीक है? तो बेटा मोलेलिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल। ये मोल का नंबर होता है। किसके मोल का नंबर होता है? सोल्यूट के मोल का नंबर होता है, ठीक है? जो किसी सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होता है। और यहाँ पे सोलवेंट का मास आपको किसमें लेकर के चलना होता है? किलोग्राम के अंदर लेके चलना होता है, ठीक है? 1 किलो सोलवेंट के अंदर कितने मोल है, वही क्या कहलाती है बेटा, मोलेलिटी कहलाती है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल होते हैं वो क्या कहलाता है, मोलेलिटी कहलाता है। तो अच्छा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोलेरिटी को, और स्मॉल एम से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलेलिटी को। कैपिटल एम मतलब मोलेरिटी, स्मॉल एम मतलब मोलेलिटी, ठीक है? तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? मोलेलिटी इज इक्वल टू, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है? तो बेटा इसका वर्ड इक्वेशन में अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो वो क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एन बी से, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, तो डब्ल्यू एंड ए। डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? सोलवेंट का जो भी आपको मास दिया गया है उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है? अब ये आपको किस में लेना है बेटा, केजी के अंदर लेना है। लेकिन अगर आपको केजी में नहीं दिया गया तो इसी का एक फॉर्मूला और बन सकता है, जहां पे मास आपको किस में दिया जाएगा, ग्राम के अंदर। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास में फॉर्मूला आता है मोलेलिटी का। मोलेलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एम से मोलेरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है बेटा? अगली बात ध्यान सुनना, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो मोलेलिटी के अंदर आपको ध्यान रखना है नीचे सोलवेंट का मास रखना है बेटा, न कि सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास आपको नीचे नहीं रखना है, ठीक है? अगला जो अपना कंसंट्रेशन टर्म आता है उसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई बिस्किट है, मैंने यहाँ पर बिस्किट के 4 टुकड़े कर दिए, तो पर पीस का जो टुकड़ा होगा वो कितना आएगा, 1/4 आएगा। मतलब कि ये भी यहाँ पर क्या चल रहा है, फ्रैक्शन चल रहा है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल में से कोई इंडिविजुअल एंटिटी जो होती है वो कितनी होती है, उसे कहा जाता है फ्रैक्शन। अब अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, मान लीजिए अपने पास में कोई एक सॉल्यूशन है और इस वाले सॉल्यूशन में कोई मटेरियल ए है और मान लीजिए मटेरियल कोई बी है। अब ए का मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्वेंट से,
और बी का मतलब हम लोग क्या मानेंगे बेटा, सोल्यूट। अब अभी ए और बी दोनों मिलकर के एक मिक्सचर इन दोनों ने बना रखा है। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि जैसे क्या ए का कुछ ना कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। क्या बी का भी कुछ ना कुछ मास होगा, क्या बिल्कुल होगा। तो क्या यहाँ पे सोलवेंट के कुछ ना कुछ मोल होंगे, क्या बिल्कुल होंगे। उसी तरीके से क्या यहाँ पर सोलवेंट के, सोल्यूट के भी कुछ ना कुछ मोल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे सर। अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए मोल फ्रैक्शन भी एक्चुअली में दोनों का फाइंड होता है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पर सोल्यूट का भी फाइंड हो सकता है और मोल फ्रैक्शन यहाँ पर सोलवेंट का भी फाइंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किसके बारे में फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो पहले तो हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब आपको सोल्यूट का भी निकालने को बोला जा सकता है और आप लोगों को सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी निकालने को बोला जा सकता है। वो होता क्या है या किस तरीके से वो हमें मिलता है, तो बेटा आपको उसमें उनको डिवाइड करना होता है। किसे डिवाइड करना होता है कि जिसके मोल आपको निकालने हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको बोला गया है, उसके मोल आपको डिवाइड करने हैं किसके मोल के साथ में, टोटल मोल ऑफ द, नंबर ऑफ मोल ऑफ द ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब ये है सोल्यूट के अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला गया है तो सोल्यूट के मोल को आपको डिवाइड करना है टोटल सॉल्यूशन के मोल से। सोल्यूट के मोल को आपको टोटल सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे डिवाइड करना है एक बार हम ये देखते हैं बेटा। तो देखिए पहले मैं यहां पर आपके सामने मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहा हूं ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा, वही जो अपनी डेफिनेशन बोलती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यही बोलती है बेटा डेफिनेशन। तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स के द्वारा। एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, मोल फ्रैक्शन को एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड कर रहा हूं, सोल्यूट का फाइंड कर रहा हूं। तो सोल्यूट के लिए मैंने क्या लिखा है बेटा, एक्स एंड बी। एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन एंड बी का मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बी एक्स बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएगा बेटा, एन बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, एन ए प्लस एन बी। अब अगर मैं इसको आगे ज्यादा एक्सपेंड फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो वो कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये तो फॉर्मूला होता है मोल्स को निकालने का, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। उसी तरीके से इस नीचे वाले का भी क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास प्लस गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये लीजिए बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में, यदि आपको क्वेश्चन में एक सोल्यूट दिया गया है, एक आपको सोलवेंट दिया गया है और दोनों के मास आपको दिए गए हैं और हमसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना, उनका जो भी मोलिकुलर मास है उन दोनों को आप डिवाइड कर देना, नीचे भी आप उन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर देना और उसको डिवाइड करने के बाद में हमें वहां पर मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे अगर हम बात करते हैं, मैं आपके सामने उसी तरीके से जैसे यहां पर मैंने किसके मोल फाइंड किए थे, सोल्यूट के मोल फाइंड किए थे, तो बेटा उसी तरीके से मैं यहां पर किसके मोल फाइंड कर लूंगा, सोलवेंट के मोल फाइंड कर लूंगा ना। तो मोल्स ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू एक्स ए, और ये क्या आएगा, एक्स ए इज इक्वल टू, ये यहां से रब कर देता हूं, एक्स ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा किसके लिए, सोलवेंट के मोल्स को फाइंड करने का, ठीक है बेटा। अब देखिए एक मैं आपके सामने अभी रिलेशन लेकर के आऊंगा, तो वो रिलेशन लाने के लिए मैं एक आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, हालांकि कोई डेरिवेशन नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। देखिए अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक बार यहां पर टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा, सॉरी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट,
ओके, अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, मैं अभी आपके सामने इसको ऐड कर रहा हूं ना। तो देखिए बेटा, ये क्या आएगा, इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी, सही है। एक्स ए का वैल्यू कितना है, वो वाला वैल्यू है, तो वही मैं आपके सामने लिख देता हूं, एन बी एन ए, ये वाला, इसे बी कर लेते हैं और इसको ए कर लेते हैं ना। तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स ए, वापिस ही आ जाएगा बेटा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिए, इन दोनों का जैसे ही मैं यहां पर एलसीएम निकालूंगा तो मुझे एलसीएम क्या मिलेगा, वही मिलेगा। अब जैसे आप इन दोनों को, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, एनबी मिलेगा, प्लस इसे इसके साथ में डिवाइड करने पर अपने को 1 मिलेगा, और 1 को एनए से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, एनए मिलेगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो दोनों को ऐड करने पे जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बेटा अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब आपको एक छोटा सा कंक्लूजन समझ में आया होगा कि जब भी सोल्यूट और सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन को फाइंड किया जाता है और उनको दोनों को आपस में ऐड किया जाता है तो बेटा उनका एडिशन हमेशा कितना आता है, 1 आता है। सॉल्यूशन में मान लीजिए 2 की बजाय अगर 3 कंपोनेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, x, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा। अगर 4 कंपोनेंट है तो x और d आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो हर जगह सेम आएगा। किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी का मोल फ्रैक्शन जोड़ने पर कितना आता है, 1 आता है। मान लीजिए सॉल्यूशन में अपने पास में अगर 2 कंपोनेंट है, आपने वहां पर एक के मोल फ्रैक्शन निकाल दिए तो आगे वाले का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वही मैं नोट आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं कि नोट में कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, नोट इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने काम भी आता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन sum of mole fraction of all components, sum of mole fraction of all the components is equal to 1, ठीक है। इसका मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी, ये जितने भी कंपोनेंट है सभी को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। हाँ बेटा, तो अब इस वाली स्लाइड के अंदर हम लोग अपना जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पीपीएम को भी यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, जैसे कि हमने वहां पर मास परसेंटेज के अंदर किया था, मास बाय परसेंटेज या फिर वॉल्यूम बाय परसेंटेज। उसी तरीके से आप पीपीएम को भी यहाँ पर 2 तरीके से निकाल सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बाय मास या फिर पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर फॉर्मूला जो है वो लगभग सेम रहता है, जहां पर आप लोग मास लिखते हैं वहां पर हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं, बस ये यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब ये पीपीएम क्या होता है, इसका यूज कब किया जाता है, तो एक बार इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात, अगर पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया है। पीपीएम को भी यहाँ पर 2 तरीके से निकाला जाता है, पहले तो हम लोग निकालते हैं बाय मास, या फिर इसको निकाला जाता है बेटा बाय वॉल्यूम। यदि आप वॉल्यूम के साथ में इसको कंपेयर कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं, अगर आप मास के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो इसको मास में लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर मास वाला समझा रहा हूँ और वॉल्यूम वाले में केवल आपको मास के जगह पर वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम लोग पीपीएम का यूज कब करते हैं, जब किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो अमाउंट होता है ना वो सोलवेंट के अमाउंट के मुकाबले बहुत कम होता है। मतलब कि सोलवेंट तो है बहुत ज्यादा और वहां पर जो सोल्यूट है ये बहुत कम है,
तो ऐसे केस में पीपीएम का यूज किया जाता है। पीपीएम में यहाँ पर बात हो रही है मिलियन की, मतलब कि कितने मिलियन पार्ट्स सोलवेंट के में कितने पार्ट्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसका जो कंपैरिजन होता है उसको पीपीएम कहा जाता है। पीपीएम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वो मास जो किस में प्रेजेंट होता है, 1 मिलियन, मतलब 10 लाख में कितने पार्ट्स है, किसके पार्ट, सॉल्यूशन के पार्ट्स। तो बेटा सॉल्यूशन में आप लोग जब पार्ट्स करते हैं तो उसके कितने पार्ट में सोल्यूट के पार्ट्स प्रेजेंट है, वही होता है पीपीएम। पीपीएम का कंपैरिजन हम लोग करते हैं मिलियन के अंदर। ओके, अब इसका अगर हम फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला क्या आएगा, ppm is equal to mass of solute upon mass of solution into में 10 की पावर 6 मिलियन के लिए। तो ये वाला अपने पास में पीपीएम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में आपको मास दिया जाएगा दोनों का, सोल्यूट का और सॉल्यूशन का। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर पीपीएम का निकाल रहा हूँ कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, तो ऊपर भी वॉल्यूम आएगा और नीचे भी क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो पीपीएम इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक इसमें अगला कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो होता है पीपीबी। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अब देखिए, जैसे आपने सेम ऊपर किया था, सेम टू सेम वैसा होता है, केवल मिलियन की जगह पर यहाँ पर बिलियन आ जाता है। ठीक है, अब मिलियन में आपने कितना रखा था, वहां पर 10 की पावर 6 रखा था, तो यहाँ पर 10 की पावर 9 आ जाएगा। तो पीपीबी इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 9 4 बिलियन। ठीक है, तो बेटा ऐसा कुछ करने के बाद में हम लोगों के बोर्ड के हिसाब से जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेलिटी के बारे में। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि जब आप लोग आयोनिक कंपाउंड्स की मोलरिटी निकालते हैं तो वहां पर होता है फॉर्मेलिटी, लेकिन ये अपने बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से जो है नहीं पूछा जाता है, तो इसको हम लोग डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इतना कुछ करने के बाद में हम लोगों ने अपने लगभग सभी कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस कर लिया है। तो बेटा अब कंसंट्रेशन टर्म का जो कंक्लूजन है, जो नोट्स का फॉर्मेट है, एक बार हम उसको भी देखते हैं और ये डिस्कस करने के बाद में अपना जो ये वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पर लगाया है, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई जो प्रॉपर्टीज कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है उन्हें कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर नॉट डिपेंड, उनको क्या कहा जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। सर समझ में नहीं आ रहा है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन की, किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टीज जो कभी भी सैंपल के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे भाई मान लीजिए आपका रूम है, ये आपका रूम है, अब आपके रूम का जो साइज है वो अभी मान लीजिए टेम्परेचर है रूम का 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपके रूम का जो साइज है अभी मान लीजिए इतना है। अब आप मुझे बताओ, किसी के पास में मान लीजिए कोई दूसरा रूम है, ठीक है, अब आपके रूम का जो साइज है वो है इतना और दूसरे रूम का साइज है पास वाले का इतना। तो आप मुझे बताइए, क्या इस वाले रूम का साइज जो है पहले था इतना, पास में कोई रूम है उसका साइज जो है वो ज्यादा बड़ा है, तो मुझे बताइए क्या रूम का साइज बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है। इसका मतलब टेम्परेचर कैसा प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है।
अगर हम आगे बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो मान लीजिए इस वाले रूम के अंदर जो हाफ पार्ट है ना, जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको मैं मान रहा हूं एक बार के लिए 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जैसे आप यहां से जो पार्टीशन वॉल है इसको हटा देंगे, तो क्या पार्टीशन वॉल को हटाने से जो प्रेशर है वो एकदम से ज्यादा हो जाएगा या एकदम से कम हो जाएगा? ऐसा कभी होता नहीं है। इसका मतलब जो प्रेशर होता है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब कि वो कभी भी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सैंपल के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको हम समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं कि भाई जैसे आप मान लीजिए कहीं पर चाय पीने के लिए गए और वहां पर जो चाय बनाने वाले भैया है उनके पास में इतना बड़ा बर्तन है। अब उन्होंने एक बार चाय बना ली है। अब एक बार चाय बनाने के बाद में मान लीजिए आपने इसका जो कंसंट्रेशन है कुछ निकाल लिया। अब आप मुझे बताइए, जब आप इस वाली चाय के बर्तन में से जब छोटे छोटे कप के अंदर इसको सर्व करेंगे, तो मुझे बताइए क्या जैसे ही इतनी बड़ी वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है, जैसे ही वो छोटे छोटे कप्स के अंदर जाएगा तो वहां पर क्या इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब पहले वॉल्यूम कुछ अलग था पूरे सॉल्यूशन का, लेकिन जैसे ही आपने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, कप के अंदर डिवाइड किया, तो आप मुझे बताइए बेटा, क्या इसके कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो मेन चीज यही है कि आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहां पर हम बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ये भी कंसंट्रेशन टर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहले वाली तो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और आगे वाली होती है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब ये दोनों क्या होती है इनको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे आप एक चीज देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है आपके सामने मोलेरिटी। मोलेरिटी लिखा है। मोलेरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर। अच्छा, लीटर यहां पर क्या आ रहा है? नीचे वॉल्यूम आ रहा है। और हम लोग जानते हैं बेटा कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हल्का फुल्का एक्सपेंशन होगा। जब हल्का फुल्का एक्सपेंशन होगा तो क्या वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, जब आपने टेम्परेचर को चेंज किया, क्या टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या होगा? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वहां पर एक्सपेंशन होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो बेटा वहां पर क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगा तो पहले मान लीजिए कुछ वॉल्यूम था, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो नीचे वाला जो वॉल्यूम है वो चेंज हो चुका है। जब नीचे वाला चेंज हो जाएगा तो ओवरऑल ओवरऑल जो मोलरिटी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन जो होती है वहां पर टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने पर वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो वहां पर तुरंत वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म चेंज हो जाती है। इसका मतलब कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड होगा या कौन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम आता है वो सारी टर्म जो है वो कैसी बन जाएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बन जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपने इससे पहले मैंने आपको जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाए थे बेटा, वो सारे कंसंट्रेशन टर्म आपने उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है। अब देखिए बेटा, बात को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। देखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है ना, इसके भी नीचे क्या आ रहा है बेटा? वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम अगर आएगा तो ये कैसा बन जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाएगा। इसका मतलब कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसा कंसंट्रेशन टर्म होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। स्ट्रेंथ के अंदर भी आपको मैंने पढ़ाया था, नीचे क्या आ रहा था? वॉल्यूम आ रहा था। तो ये भी कैसा बन जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाएगा। मोलरिटी के नीचे वॉल्यूम आ रहा है तो ये भी कैसा बन जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। नॉर्मेलिटी के नीचे भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाएगा। अच्छा,
अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तो आपको बोलना है डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि ऊपर भी एमएल है नीचे भी एमएल है, तो एमएल से एमएल कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आएगा बेटा, कुछ भी यूनिट वहां पर आएगा ही नहीं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, तो स्ट्रेंथ के अंदर क्या रहेगा यूनिट, ग्राम पर लीटर। मोलरिटी में क्या रहेगा, मोल पर लीटर। नॉर्मेलिटी में क्या रहेगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अब आगे बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जिनके अंदर वॉल्यूम नीचे नहीं आता है उनको कहा जाता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ड्रम। ठीक है, अब देखिए, अच्छा मैंने यहां पर आपको बोला था कि भाई दो तरीके से आप कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। पहले वाला होता है पीपीएम के अंदर बाय मास, और दूसरे वाला होता है बेटा बाय वॉल्यूम। अगर आप बाय वॉल्यूम कंसिडर करके चल रहे हैं इसको, तो फिर ये दोनों पीपीएम बाय वॉल्यूम, पीपीएम बाय पीपीएम बाय वॉल्यूम जो होगा वो कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं पीपीएम बाय मास, तो ये आपका जो है, देखिए पीपीएम को बाय मास भी निकाला जा सकता है और पीपीएम और पीपीबी को भी बाय मास निकाला जा सकता है। पीपीएम और पीपीबी दोनों को ही बाय वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। तो बेटा जब आप इसको वॉल्यूम कंसिडर करते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप मास कंसिडर करते हैं तो दोनों ही कहाँ चले जाएंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर भी यहाँ पर मास आता है नीचे भी मास आता है, तो डायमेंशनलेस बन जाएगा। मोल फ्रैक्शन में भी आप क्या कर रहे हैं, दोनों का फ्रैक्शन ही कर रहे हैं, ऊपर भी मोल के नंबर है नीचे भी मोल के नंबर है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डायमेंशनलेस हो जाएंगे। मोलेलिटी के अंदर नीचे केजी आता है, सोलवेंट वाला केजी आता है, तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशनलेस बन जाएगा। ठीक है, तो पीपीबी का अगर आप बाई मास निकाल रहे हैं या बाई वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, पीपीबी या फिर पीपीएम वॉल्यूम से निकाला जा रहा है, तो इसका यूनिट आएगा पीपीएम बाई वॉल्यूम। और अगर पीपीएम और पीपीबी को बाई मास निकाला जा रहा है तो क्या बन जाएगा, पीपीबी बाई मास बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो ऐसा कुछ करने के बाद में हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम लोग कल वाली स्लाइड में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म पे बन सकते हैं, वो मैं आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक स्लाइड में करा दूंगा। उसके बाद में हम लोग अपना नया टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।